नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा दिलचस्प सवाल लेकर आए हैं। क्या एक नदी, सिर्फ एक नदी, किसी सभ्यता का, किसी संस्कृति का पूरा चरित्र तय कर सकती है? सवाल तो बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए हम दुनिया के दो बिल्कुल अलग कोनों में चलेंगे। एक तरफ है अमेज़न, जहां नदी घने रहस्यमयी जंगलों से गुजरती है, और दूसरी तरफ है अपनी गंगा ब्रह्मपुत्र, जहां नदी उपजाऊ मैदान बनाती है और करोड़ों लोगों की जिंदगी का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत है, एक एनसीईआरटी की किताब, उसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पानी का एक ही बहाव दो बिल्कुल अलग इंसानी कहानियां कैसे लिख सकता और है। ये बहुत जरूरी भी है समझना, क्योंकि हम सिर्फ नदियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम असल में जीने के दो अलग अलग तरीकों को देख रहे हैं। जीने के तरीके? हाँ, देखिए, एक में प्रकृति हावी है और इंसान ने उसके हिसाब से खुद को ढाला है। दूसरे में इंसान ने प्रकृति को, मतलब नदी को, अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की है और अब उसके नतीजे भी देख रहा है। ये असल में प्रकृति और इंसान के रिश्ते की दो अलग अलग तस्वीरें हैं। तो चलिए पहली तस्वीर को समझने के लिए दक्षिण अमेरिका चलते हैं। अमेज़न बेसिन। स्रोत कहता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, भूमध्य रेखा के एकदम पास। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। इस नदी का नाम अमेज़न ही क्यों पड़ा? कुछ खास मतलब है इसका? हाँ, इसके पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है। हुआ ये कि जब स्पेनिश खोजकर्ता शायद 16वीं सदी में वहां पहुंचे, तो उनका सामना कुछ स्थानीय कबीलों से हुआ। अच्छा। उन लोगों ने सिर पर कुछ खास तरह की चीजें और घास की स्कर्ट्स पहनी हुई थी। तो उन्हें देखकर इन खोजकर्ताओं को प्राचीन रोमन साम्राज्य की अमेज़न्स नाम की लड़ाकू महिला योद्धाओं की याद आ गई। ओह, तो बस वहीं से ये नाम आ गया। बस उसी से इस पूरे इलाके का और नदी का नाम अमेज़न पड़ गया। कमाल है। अब जरा वहां के माहौल की बात करते हैं। स्रोत में लिखा है साल भर गर्म और नम। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल में वहां रहने वालों के लिए इसका क्या मतलब होता होगा? मतलब हर दिन चिपचिपी गर्मी और लगभग रोज बारिश। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है कि वहां जीवन का हर पहलू इसी नमी के आसपास बुना हुआ है। आप सोचिए, वहां कपड़े जल्दी नहीं सूखते, लकड़ी के सामान में नमी आ जाती है। लेकिन इसी लगातार बारिश की वजह से वहां इतने घने जंगल हैं कि उन्हें वर्षा वन कहते हैं। रेन फॉरेस्ट। जी, ये जंगल इतने घने हैं कि ऊपर पेड़ पत्तों की एक छत सी बन जाती है, जिसे कैनोपी कहते हैं। अच्छा। और ये सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं देती, इसलिए नीचे हमेशा अंधेरा, नमी और एक अजीब सी शांति रहती है। और इसी माहौल में बड़े अनोखे पेड़ पौधे भी पनपते होंगे, जैसे ये ब्रोमेलियार्ड नाम का पौधा। शोध बताता है कि ये अपनी पत्तियों में पानी जमा कर लेता है। ये तो प्रकृति का अपना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया है ना? बिल्कुल, और छोटे छोटे जीव इस सिस्टम का पूरा फायदा उठाते हैं। मेंढक जैसे जानवर अंडे देने के लिए पानी की इन्हीं थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है जो एक ही पौधे पर चल रहा है। और जीव जंतुओं की बात करें तो अमेज़न तो एक खजाना है। टूकन जैसी बड़ी रंगीन चोंच वाली चिड़िया, हमिंग बर्ड, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी। हाँ, और बड़े बड़े मकाऊ तोते, साथ में बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपीर जैसे जानवर भी हैं। और रेंगने वाले जानवरों की तो यहाँ भरमार है। मगरमच्छ, एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर और हाँ, वो खतरनाक पिरान्हा मछली भी तो इसी नदी में मिलती है। तो इतने घने और जंगली माहौल में इंसान कैसे रहते हैं? उनकी जिंदगी कैसे चलती होगी? यहीं पर अमेज़न और गंगा बेसिन का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। अमेज़न में लोग कर्तन और दहन या स्लैश एंड बर्न खेती करते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा विनाशकारी लगे, लेकिन कम आबादी के लिए ये एक बहुत ही चालाक तकनीक है। चालाक तकनीक? वो कैसे? मतलब जंगल काटने और जलाने में क्या चालाकी है? चालाकी मिट्टी को समझने में है। देखिए, अमेज़न के जंगल की ज्यादातर ताकत, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पेड़ों में ही जमा होती है, मिट्टी में नहीं। मिट्टी तो बहुत गरीब होती है। अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। हाँ, तो जब किसान पेड़ों को काटकर जलाते हैं, तो वो असल में पेड़ों में जमा सारी ताकत को राख के जरिए सीधे मिट्टी में डाल देते हैं। ये एक तरह की प्राकृतिक खाद बन जाती है। फिर वो उस जमीन पर कुछ साल टेपियोका, अनानास या शकरकंद जैसी फसलें उगाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का रिसाइकलिंग हो गया। लेकिन फिर क्या होता है जब मिट्टी के वो न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं? तब वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ओह,
और यही प्रक्रिया किसी दूसरी जगह दोहराते हैं। पुरानी जगह पर धीरे धीरे जंगल फिर से उगाता है और मिट्टी को ठीक होने का समय मिल जाता है। ये तरीका तब तक काम करता है जब तक आबादी कम हो और जंगल पर ज्यादा दबाव ना पड़े। तो इसी वजह से अमेज़न में कभी बड़े शहर या घनी आबादी वाले इलाके नहीं बसे। बिल्कुल। जीवन हमेशा चलता फिरता और छोटे समूहों में रहा। उनके घर भी मधुमक्खी के छत्ते जैसे या फिर मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे होते हैं, जो लकड़ी और पत्तों से ही बने होते हैं। तो मतलब वहां की जमीन ने ही तय कर दिया कि वहां बड़ी सभ्यताएं नहीं बस सकती। लेकिन अब तो हालात बदल रहे हैं। 1970 में ट्रांस अमेज़न हाईवे बना। स्रोत कहता है कि इससे वर्षावन के हर हिस्से तक पहुंचना मुमकिन हो गया। हाँ, और यही अमेज़न के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सड़क बनने से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई, जो स्लैश एंड बर्न छोटे स्तर पर टिकाऊ था, वही अब बड़े पैमाने पर विनाश कर रहा है। सही कहा। जंगल कटने से मिट्टी की ऊपरी परत बारिश में बह जाती है और हरा भरा जंगल बंजर जमीन में बदल जाता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जो अब टूट रहा है। अमेज़न की कहानी जंगल की कटाई और एक नाजुक इकोसिस्टम पर पड़ते बाहरी दबाव की है। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे नदी बेसिन की जहां चुनौती जंगलों को बचाने की नहीं, बल्कि पहले से ही घनी आबादी वाले मैदानों और शहरों के बीच खुद नदी को ही बचाने की है। यही चुनौती हमें भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही मोड़ दिया आपने। हम अब एक ऐसे इलाके में आ गए हैं जो अमेज़न से बिल्कुल उल्टा है। ये उपोष्ण कटिबंधीय इलाका है जहां मॉनसून का राज है। 4 महीने जबरदस्त बारिश और फिर लंबा सूखा मौसम। यहाँ की पूरी जिंदगी, खेती, त्योहार, सब कुछ इसी मॉनसून के चक्र से जुड़ा है। और यहाँ की जमीन की बनावट का सीधा असर इस पर पड़ता है कि लोग कहाँ और कितने बसेंगे। पहाड़ी इलाकों में आबादी कम है, लेकिन जैसे ही हम मैदानी इलाकों में आते हैं, जनसंख्या का घनत्व दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। ऐसा क्यों? इसका जवाब भी नदी और मिट्टी के रिश्ते में ही छिपा है। अमेज़न के बिल्कुल उलट, जहां मिट्टी गरीब थी, गंगा और उसकी सहायक नदियां हर साल पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी, जिसे गाद या सिल्ट कहते हैं, लाकर मैदानों में बिछा देती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से प्राकृतिक खाद का काम करती हैं। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। इसी मिट्टी ने यहाँ कृषि आधारित साम्राज्यों को जन्म दिया। यहाँ हमेशा जरूरत से ज्यादा खाना होता था, जिससे शहर बसे, आबादी बढ़ी और बड़ी बड़ी सभ्यताएं पनपीं। तो यहाँ स्लैश एंड बर्न की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ तो एक ही जगह पर सदियों से खेती हो रही है और मुख्य फसल धान है, क्योंकि उसे बहुत पानी चाहिए। हाँ, जो मॉनसून में मिल जाता है। धान के अलावा गेहूं, मक्का, चना, बाजरा और गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें भी होती हैं। पश्चिम बंगाल और असम के चाय के बागान तो दुनिया भर में मशहूर हैं। और जहां जमीन समतल नहीं है, जैसे पहाड़ों के ढलानों पर, वहां लोगों ने सीढ़ी नुमा खेत यानी टेरेस फार्मिंग की तकनीक निकाली है। अच्छा, वो पहाड़ों को सीढ़ियों की तरह काटकर खेत बना लेते हैं। जी, इससे पानी भी रुकता है और मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। यहाँ के पेड़ पौधे भी अमेज़न से काफी अलग है। सागौन, साल, पीपल जैसे पेड़ हैं जो सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और सुंदरबन डेल्टा में तो मैंग्रोव के जंगल हैं। बिल्कुल। और वन्यजीवों की कहानी भी अलग है। अमेज़न में जानवर घने जंगल में छिपे रहते हैं। यहाँ हाथी, बाघ, हिरण और एक सींग वाला गेंडा, ये सब इंसानी बस्तियों के काफी नजदीक रहते हैं। यहाँ चुनौती छिपने की नहीं, बल्कि इंसानों के साथ रहने की है, जो अक्सर एक संघर्ष बन जाती है। और पानी के अंदर स्रोत में एक बहुत ही खास जीव का जिक्र है, सुसु यानी अंधी डॉल्फिन। ये सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र के साफ पानी में मिलती है और कहा जाता है कि इसकी मौजूदगी नदी के स्वास्थ्य का संकेत है। हाँ, इसे इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा जीव है जो प्रदूषण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर नदी में सुसु दिख रही है तो इसका मतलब है कि नदी अभी भी जिंदा है और उसका पानी काफी हद तक साफ है। लेकिन दुखी बात यह है कि शहरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल वाले गंदे पानी ने इनकी आबादी को खतरे में डाल दिया है। इनका गायब होना एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि हम अपनी जीवन रेखा, अपनी नदियों को धीरे धीरे मार रहे हैं। और ये समस्या इसलिए भी बड़ी है क्योंकि गंगा के किनारे ही इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे करोड़ों की आबादी वाले शहर बसे हैं। ये शहर विकास के इंजन तो हैं, लेकिन नदी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी यही है। हाँ, ये इस बेसिन की विडंबना है। जिस नदी ने इन शहरों को जन्म दिया,
आज वही शहर उस नदी का दम घोट रहे हैं। हालांकि परिवहन के मामले में ये इलाका बहुत विकसित है। सड़कें, रेलवे और जलमार्ग का भी अच्छा नेटवर्क है। पर्यटन भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या काजीरंगा का नेशनल पार्क। इन सब बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच स्रोत में एक छोटी सी उम्मीद जगाने वाली कहानी भी है, विनोद की। हाँ, और वो कहानी बहुत कुछ सिखाती है। विनोद और गांव के दूसरे मछुआरों ने मिलकर एक गोखुर झील को साफ करने का फैसला किया। गोखुर झील, ये क्या होती है? सोचिए, नदी एक सांप की तरह बल खाकर चलती है ना। हाँ। समय के साथ वो कभी-कभी अपने घुमावदार रास्ते को छोड़कर एक सीधा रास्ता पकड़ लेती है। अच्छा। वो जो पुराना यू आकार का मोड़ होता है, वो मुख्य नदी से कट जाता है और एक अलग झील बन जाता है, ठीक गाय के खुर यानी गोखुर जैसा। विनोद ने इसी भूली बिसरी खरपतवार से भरी झील को फिर से जिंदा कर दिया। मतलब ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, बस गांव के लोगों का अपना इरादा था। बिल्कुल। उन्होंने मिलकर झील से खरपतवार साफ की, उसमें मछली पालन शुरू किया और आज उनका पूरा समुदाय खुश है। उनके पास खाने और बेचने के लिए भरपूर मछलियां हैं। ये कहानी बताती है कि अगर स्थानीय लोग चाहें तो छोटे-छोटे प्रयास करके भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो दो बिल्कुल अलग तस्वीरें उभरती हैं। अमेज़न बेसिन, जहां जीवन घने वर्षावनों और वहां की मिट्टी के हिसाब से ढला, जिससे एक बिखरी हुई कुदरत पर निर्भर आबादी बनी। और दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जहां नदी की लाई उपजाऊ मिट्टी ने एक घनी कृषि प्रधान सभ्यता को जन्म दिया, जो आज शहरीकरण और प्रदूषण की चुनौतियों से जूझ रही है। और दोनों ही मामलों में इंसान और नदी का रिश्ता एक चौराहे पर खड़ा है। अमेज़न में सवाल यह है कि विकास के लिए जंगल को कितना कुर्बान किया जाए, और गंगा ब्रह्मपुत्र में सवाल यह है कि इस विकास के बोझ से नदी को कैसे बचाया जाए। संतुलन साधना ही दोनों की सबसे बड़ी चुनौती है। तो हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या एक नदी किसी सभ्यता का चरित्र तय कर सकती है? इन दो उदाहरणों को देखकर तो लगता है कि हाँ, बिल्कुल कर सकती है। मिट्टी की किस्म से लेकर पानी के बहाव तक हर चीज ने वहां के समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन जीने के तरीके को घड़ा है। सही बात है। यहाँ से एक आखिरी विचार लेकर चलते हैं। स्रोत में बताया गया कि सुसु डॉल्फिन गंगा नदी के स्वास्थ्य का एक संकेतक है। वो है तो नदी स्वस्थ है, वो नहीं है तो नदी बीमार है। तो सोचने वाला सवाल ये है कि अगर हमें अपने आसपास के माहौल के स्वास्थ्य का पता लगाना हो, चाहे वो शहर हो या गांव, तो वहां का संकेतक क्या हो सकता है? क्या वो कोई खास चिड़िया है जिसकी चहचहाहट अब कम सुनाई देती है? क्या वो कोई तितली है जो अब नजर नहीं आती? या हमारे आसपास के तालाब के पानी का रंग है जो हमें बता रहा है कि सब कुछ ठीक है, या फिर कुछ बदलने की सख्त जरूरत?